हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल और नॉलेज स्काई चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कोर्सेज को। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इस सीरीज़ में नॉलेज स्काई पर आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके यूपीएससी ईपीएफओ प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चे नए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि नॉलेज स्काई कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और हम यूपीएससी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। या आप ज़रूर एक बार जाकर हमारी प्लेलिस्ट को देखें। प्लेलिस्ट में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, अकाउंटिंग, करेंट अफेयर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, पॉलिटी, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो प्रॉपर कॉम्प्रिहेंड वे में मिलेंगे। तो यदि आप हमारे वीडियोस को एक बार देख लेते हैं तो आपकी यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन जो होगी वो एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, साथ ही हम सभी को बता दें कि नॉलेज का ये प्रॉमिस करता है आप सभी से कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं वो आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी प्रोवाइड कराए जाते रहेंगे। उसी सीरीज़ में हम आपको ईपीएफओ की शानदार प्रिपरेशन के लिए मिनी टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमारा ये आज एक मिनी टेस्ट नंबर 14 है। इससे पहले 13 मिनी टेस्ट हो चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक उनका अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल डाउट सेशन में काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे बोला था कि सर हम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सभी बच्चे जो अभी तक किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, किसी भी ग्रुप में नहीं हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि मैंने कल एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया हुआ है। तो उसकी लिंक हम सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो दोबारा इसमें ना जुड़ें, है ना, ताकि जो है मुझे हमें ज़्यादा ग्रुप क्रिएट ना करने पड़े। क्योंकि सिर्फ आप किसी भी ग्रुप में होंगे आपको कंटेंट सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक से ज़्यादा ग्रुप में जुड़ने की ज़रूरत है। तो यदि आप किसी भी नॉलेज स्काई के ग्रुप में अवेलेबल हैं तो इट्स ओके, आपको इस ग्रुप में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। वही बच्चे जो किसी और ग्रुप में नहीं जुड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रुप फुल कंडीशन, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टेस्ट को, मिनी टेस्ट नंबर 14 को। तो ये हमारा मिनी टेस्ट नंबर 14 है जो कि आपको लाइव मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा एम है आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कराना प्यारे बच्चों। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये सारी फ्री टेस्ट सीरीज़ जो है वो नॉलेज स्काई के द्वारा आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है यूपीएससी ईपीएफ एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए और एसएससी सीजीएल मेंस के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम लॉन्च किए हुए हैं। चलिए यहाँ पर बता दूं, साथ ही आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज स्काई राइट टू फ्री एजुकेशन। आप नेम से भी जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं इस लोगों के साथ। साथ में यदि आपको नेम में दिक्कत हो रही तो ये हमारी आईडी है t.me/knowledge sky_। इसके थ्रू भी जाकर आप नॉलेज स्काई को सर्च कर सकते हो। तो आप चाहें तो इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो और नेम के थ्रू भी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप नॉलेज स्काई को भी फॉलो ज़रूर करें दोस्तों, नॉलेज स्काई को भी फॉलो ज़रूर करें आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जाते रहते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो टेस्ट हैं सारे बायलिंगुअल होते हैं। बीच में कुछ एक दो टेस्ट आपको इंग्लिश में मिले थे, लेकिन अब वापस से जो सारे टेस्ट है वो आपको बायलिंगुअल ही मिलेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ से हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के हम आपको लॉ वाइज, एक्ट वाइज टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। मतलब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर बेस्ड जो हैं वो क्वेश्चन है आप सभी के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चंस की वजह से। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जिन भी बच्चों ने प्रिपरेशन करके रखी है उनके लिए बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा आंसर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द एक्ट केम इनटू ऑपरेशन। किस वर्ष जो है ये अधिनियम लागू हुआ था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, यहाँ पर नेम में ही लिखा हुआ है दोस्तों, आप सभी के लिए हिंट भी है ना। तो आई होप आप लोग ने यदि थोड़ा सा भी बेसिकली पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। आप सभी का 20 सेकंड है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। उसके बाद मैं इसका सही आंसर जो है वो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाऊँगा। और साथ ही बच्चों में से मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपका एग्ज़ाम भले ही फरवरी में है, लेकिन आपको अपने टाइम को बचाना है, अपने टाइम की वैल्यू रखनी है। और इस टाइम की वैल्यू रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यूशन में बनाए रखनी है। बिल्कुल ये गैप नहीं देना है। यदि आपने गैप दिया तो कहीं ना कहीं आप एक मुश्किल में फंस जाएंगे दोस्तों।
ठीक है। तो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन 1947, 1949, 1953 एंड 1963। तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन फट पड़ना चाहिए था ऐसा क्या आंसर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें ईयर में भी यहाँ पर भी मेंशन है 1947, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो 1947 में एग्जिस्टेंस में आया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लैंग्वेज में है दोस्तों। टू विच सेटलमेंट मशीनरी कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर द डिस्प्यूट अंडर द रूल 81 सेक्शन ए, है ना? कॉन्सलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेटर या फिर सुप्रीम कोर्ट। नियम 81 ए के तहत विवादों को केंद्र सरकार किस निपटारे वाली मशीनरी के हवाले कर सकती है? मतलब किस मेथड से जो है विवाद जो 81 ए के अंतर्गत होते हैं वो हल किए जाते हैं? समझौता के तहत, पंचाट के तहत, एडजुडिकेटर के तहत या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा। आप सभी के पास 20 सेकंड हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है यदि हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम में सेक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो बहुत आराम से पढ़कर समझकर इसका आंसर दीजिएगा। 20 सेकंड है आप सभी के पास मेरा आंसर करने के लिए। दैट्स ग्रेट, काफ़ी सारे बच्चे आंसर्स कर रहे हैं। टू विच सेटलमेंट मशीनरी कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर द डिस्प्यूट्स अंडर रूल 81 ए? कंसाइलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेटर, सुप्रीम कोर्ट। नियम 81 ए के तहत विवादों को केंद्र सरकार किस निपटारे वाली मशीनरी के हवाले कर सकती है? मतलब 81 ए के अंतर्गत आने वाले विवादों को किस तरह से सुलझाया जा सकता है? डिस्प्यूट कम्स अंडर रूल 81 ए कैन बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू विच मैथड? सिंपल सा एक क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप सभी इसका आंसर भी कर सकते हैं। साथ ही मैं ये बता दूं कि आपको सभी पीडीएफ जो होंगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पर तो मिलेंगी ही, साथ में आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि नॉलेज का ही टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते रहते हैं और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप सभी को बता दूँ कि हमने पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज आपके लिए प्रिपेयर करके रखी है। मतलब जो मिनी टेस्ट होते हैं उसमें जितने भी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के टेस्ट हैं वो इस पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, अकाउंटिंग के आपको दूसरे पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के आपको एक और पीडीएफ हमने कंपाइल करके रखी है उसमें मिल जाएंगे। तो सारी पीडीएफ जो है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही हैं टाइम टू टाइम दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वह इसका सही आंसर है। मतलब एडजुडिकेटर के थ्रू जो है आप इस मुद्दों को सुलझा सकते हैं। मतलब नियम 81 ए के अंतर्गत रूल 81 ए के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो भी केसेस आएंगे, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जो केसेस रूल 81 ए में रजिस्टर किए जाते हैं उनको एडजुडिकेटर मेथड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यदि क्वेश्चन क्लियर है तो ओके लिखें, साथ ही सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक टारगेट रखने वाला हूँ। हमारा टारगेट है आज 1000 लाइक का दोस्तों। ठीक है, कितने लाइक का? 1000 लाइक का हमारा एक टारगेट है। ठीक है, तो आप सभी को मेरे साथ है मेरा टारगेट अचीव करवाना है और मुझे 1000 लाइक्स आज आपको इस वीडियो पर दिलवाने हैं। आप सभी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपके अपने चैनल नॉलेज स्काई तक 1000 लोग जो हैं इस को लाइक ज़रूर कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। बिफोर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट was implemented in the year 1947, which act took care of the industrial disputes? वर्ष 1947 अधिनियम में के पहले कौन सा अधिनियम जो था वो औद्योगिक विवादों का ध्यान रखता था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था ये आया था 1947 में। आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आया था। तो 1947 के पहले तक जो औद्योगिक विवाद होते थे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते थे, उनको किस नियम के द्वारा हल किया जाता था? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा हल किया जाता था, या फिर रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के द्वारा हल किया जाता था 1934, या लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट 1947 के द्वारा, या फिर नन ऑफ दी अबव? जल्दी से मुझे इसका सही आंसर देंगे सभी प्यारे बच्चे मेरे। फास्ट, एवरीवन बी क्विक टू आंसर द क्वेश्चन।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका 20 सेकंड है आप सभी का आंसर देने के लिए। बहुत शांत दिमाग से पढ़िएगा कि भाई 1947 से पहले, 1947 के बाद जब आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आ गया था 1947 में, तो उसके बाद तो आपने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सारे औद्योगिक विवादों को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को निपटाते थे। लेकिन इससे पहले तक किस रूल के माध्यम से, किस एक्ट के माध्यम से ये काम किया जाता था? ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के द्वारा, या रॉयल कमीशन ऑफ लेबर एक्ट 1934 के द्वारा, या फिर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट 1947 के द्वारा। तो देखिए, यदि हम बात करें नन ऑफ दी अबव तो हो नहीं सकता है। लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट 1947 में आया था और ये एक्ट भी 1947 में आया था, तो भाई ये भी नहीं हो सकता है। तो अब बचता है इन दोनों में से ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल सभी को पता ही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से पहले ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 जो है वो भारत में सभी तरह के औद्योगिक विवादों को देखता था, औद्योगिक विवादों का निपटारा करता था। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां और खामियां थी। उन कमियों और खामियों को दूर करने के लिए 1947 में एक नया एक्ट पारित किया गया, जिस एक्ट को नाम दिया गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर भी कर दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट आउट द डिफेक्ट इन द ट्रेड यूनियन एक्ट, इन द ट्रेड यूनियन एक्ट। choose the correct option that correctly states out the defects in the trade union act 1929। ठीक है, सही विकल्प चुने जो ट्रेड विवाद अधिनियम 1929 में दोष को सही ढंग से बताता है। ठीक है, तो भाई जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट जो है वो सही बताता है ट्रेड विवाद अधिनियम 1929 के तहत। तो ऑप्शन है रिस्ट्रेन इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ स्ट्राइक। सेकंड ऑप्शन है टू रेंडर the proceedings unsuitable under the act of the settlement of the industrial dispute, solution of the industrial unrest, या all of the above। यदि हम हिंदी में ऑप्शंस की बात करें तो हड़ताल के अधिकारों पर लगाम लगाई गई है, एक औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई को अस्थिर करने के लिए, औद्योगिक अशांति का समाधान करने के लिए, या फिर ऊपर के सभी। आप सभी के पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 30 सेकेंड है, एंड 30 सेकेंड विल बी द मोर देन सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। आराम से पढ़िए दोस्तों। यूपीएससी ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आप सभी के लिए बच्चों। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो जो डिफेक्ट हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1929 में, उनको कौन सा जो ऑप्शन है वो सही तरीके से यहाँ पर आपको बताता है, स्टेट करता है, दैट यू हैव टू आंसर मी। आई गेस इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए ये देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दैट इज़ दी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। तो वो कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली स्टेट करता है डिफेक्ट्स इन ट्रेड यूनियन एक्ट, है ना, जो ट्रेड विवाद अधिनियम 1929 में सही ढंग से कौन बताता है। तो एक औद्योगिक विवाद को निपटारे के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई को अस्थिर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा, द बिल पासिंग रूल 81A हैज़ मेड 2 न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सच दैट द वर्क कमेटी एंड द ब्लैंक। मतलब ये बोला जा रहा है भाई कि जो बिल पासिंग अधिनियम 1881A है, इसके तहत 2 संस्थान बनाए गए थे 1947। यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत 2 नए इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे जो कि औद्योगिक विवादों का निपटारा करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है? पहला तो कार्य समिति है, वर्ग कमेटी है, और दूसरी कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई मैं ऐसे कर देता हूँ कि भाई 81A रूल के तहत इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर 81 रूल ए जो होता है उसके तहत 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। एक तो वर्ग कमेटी है, दूसरी कौन सी है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, कमीशन ऑन लेबर है, आर्बिट्रेशन है, या एजुडिकेशन है। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको जल्दी से मुझे आंसर देना है। बी क्विक टू आंसर, 20 सेकंड से ज़्यादा इसके आंसर में नहीं लगना चाहिए, और ये आंसर सभी को पता होना चाहिए यदि आपने हमारी क्लासेस देखी हैं। वो बच्चे जो कि नए हैं, जिन्होंने अभी तक नॉलेज स्काई पर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के
वीडियोस को नहीं देखें, मैं सभी से बोलूँगा यदि आप हिंदी से हैं तो हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाएं, यदि आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाएं। हमने दोनों लैंग्वेजेस में कराया है, हिंदी में डिटेलिंग में अलग कराया है, इंग्लिश में डिटेलिंग में अलग कराया है। तो सभी बच्चों से मैं बोलूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और एक बार अच्छे से पढ़े। यदि आप प्लेलिस्ट को पढ़ें, प्लेलिस्ट में वीडियोस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे नॉलेज स्काई पर जो लॉज उनको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको कराया गया है। आप किसी भी कंटेंट के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। तो यदि आप उसे देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई वर्क कमेटी और दूसरी कौन सी कमेटी थी जो कि रूल नंबर 81 के अंदर बताई गई थी। चलिए आइए देखते हैं ज़रा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। जी हाँ दोस्तों, रूल नंबर पासिंग रूल 81 ए के तहत दो नए संस्थान बनाए गए थे, वर्क कमेटी और दूसरा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और इनका काम होता था कि जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मुद्दे हैं, इनका काम होता था जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मुद्दे हैं उनको फास्ट ट्रैक तरीके से सुलझाया जाए, जल्दी से तीव्र गति से उनको निपटारा किया जाए ताकि जो औद्योगिक कार्य हैं वो ना रुकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमारा द इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलेंट्री ब्लैंक एंड कंपल्सरी। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल शांति है, जो औद्योगिक शांति है, उसको इनमें से किसके द्वारा बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, दो ऑप्शन आपको चुनने हैं कि जो औद्योगिक शांति है उसको किसके द्वारा बनाए रखा जा सकता है। कंप्रोमाइज़ और आर्बिट्रेशन के द्वारा, मतलब समझौते और मध्यस्थता के द्वारा, या फिर एजुडिकेशन और आर्बिट्रेशन के द्वारा, या फिर वर्क कमेटी और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के द्वारा, या फिर निगोसिएशन और एजुडिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से दो ऑप्शन हैं जिनके द्वारा आप औद्योगिक शांति को, इंडस्ट्रियल पीस को बना के रख सकते हैं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है जो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और आपका जो कमेंट सेक्शन है वो फट पड़ना चाहिए इससे दोस्तों। ये जो सेक्शन है फट पड़ना चाहिए आंसर से दोस्तों। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। दैट्स ग्रेट, काफ़ी बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए, इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए ये देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो औद्योगिक शांति है, जो औद्योगिक शांति है, यदि औद्योगिक शांति आपको बनाए रखनी है तो वॉलेंट्री, नेगोशिएशन एंड कंपल्सरली एजुडिकेशन, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वॉलेंट्री, नेगोशिएशन एंड कंपल्सरली एजुडिकेशन जो हैं, इन दोनों के माध्यम से ही आप औद्योगिक शांति को बनाए रख सकते हैं, इंडस्ट्रियल पीस को आप बनाए रख सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ये रहा, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। औद्योगिक संबंध का सही उद्देश्य चुनिए, मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो बनाया गया था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर बनाया गया था। पहला है टू प्रिवेंट इलीगल स्ट्राइक, ताकि अवैध जो आपके स्ट्राइक्स हैं, हाँ, उनको रोका जा सके। ठीक है, यहाँ पर हमला हो गया दोस्तों, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल से यहाँ पर। दूसरा है टू प्रमोट मेजर फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉयज़, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखने के लिए और संबंधों को सुरक्षित रखने के लिए। तीसरा है टू प्रोवाइड रिलीफ टू वर्कमैन इन मैटर ऑफ ले ऑफ्स, छटनी के गलत तरीकों और बर्खास्तगी के गलत तरीकों से एम्प्लॉय को राहत देने के लिए, बचाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है आपका वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था। चार ऑप्शन है कि भाई इलीगल स्ट्राइक्स को रोकने के लिए, अवैध हड़तालों को रोकने के लिए, ठीक है, नियोक्ताओं के और जो आपके जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ उनके बीच के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए। तीसरा है जो वर्कमैन है उनको ले ऑफ में रिलीफ दिलाने के लिए, छटनी के गलत तरीकों, बर्खास्तगी के गलत तरीकों से बचाने के लिए, या फिर उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। चलिए
और आप सभी के पास 20 सेकंड हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आने भी लगे हैं दोस्तों, मैं देख सकता हूँ। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। दैट्स ग्रेट। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज़ दी ऑप्शन नंबर डी। ये जो है सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑल ऑफ द अबव। तो यदि हम बात करें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो आपके उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं भाई, जो इलीगल स्ट्राइक्स हैं उनको रोकना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा रखना, जो इलीगल रॉन्गफुल डिसमिसल्स हैं, रिट्रीचमेंट हैं, ले ऑफ्स हैं, उनको उनसे कर्मचारियों को बचाना, तो ये सभी हैं। मतलब अवैध हड़तालों को रोकना, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच संबंध को अच्छे करना और गलत तरीके की छटनी से कर्मचारियों को राहत दिलाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है सत्य या असत्य। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। पहला स्टेटमेंट है आपका कि भाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द माइलस्टोन इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ इन इंडिया। कि भाई जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है ये एक ऐतिहासिक बात करें हम ऐतिहासिक माइलस्टोन है, ऐतिहासिक माइलस्टोन है इंडस्ट्रियल औद्योगिक नियमों का भारत में। ठीक है, और भारत में औद्योगिक नियमों के लिए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो आया था, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है या असत्य है। 10 सेकंड है आप सभी के पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आंसर कीजिए एवरीवन। तो चलिए इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। जी हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हुआ था। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें सुधरी भी थी, संभली भी थी। ठीक है, और रिलेशंस भी स्ट्रांग हुए, तो बहुत सारे डिस्प्यूट जो हैं वो भी अब खत्म हो गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे की स्क्रीन पर ये रहा, द एक्ट वॉज फर्स्ट अमेंडेड इन द ईयर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पहली बार कब अमेंड हुआ था, इसमें पहली बार कब जो है बदलाव या सुधार किया गया था। ठीक है, 1929 में, 1946 में, 1947 में, 1949 में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स भी आने लगे हैं, दैट्स ग्रेट टू सी। है ना, कमेंट सेक्शन फट पड़ना चाहिए दोस्तों। जिनको आंसर भी नहीं पता वो ऑप्शन से ही इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, यदि मैं आपको बताऊं, देखिए भाई अब 1947 में तो ये आया ही था एक्ट, तो 1947 में आया, तो उस समय या उससे पहले अमेंड तो हो नहीं सकता। मतलब 1929 भी आंसर नहीं हो सकता, 1946 भी आंसर नहीं हो सकता, 1947 में तो आया था, तो ये भी नहीं है। तो बचता है आपका 1949 जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि the power has been given to blank to require work committee to be constituted in every industrial establishment employing 100 workmen or more। तो भाई यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ कौन से पावर हैं जो कि वर्क कमेटी को दिए गए हैं, ठीक है, नियमों के द्वारा, उन इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर 100 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। फिर से बोलता हूँ, हिंदी वाले ध्यान से सुने बच्चों, कि वर्क कमेटी को उन संस्थानों में जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, वहाँ पर वर्क कमेटी को, कार्य समितियों को क्या क्या पावर दी गई हैं वो आपको बतानी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने पावर दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने, या फिर बोर्ड ऑफ काउंसलेशन ने। जल्दी समझ बताइए, है ना, जल्दी से बताइए किसके पास ये पावर। सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसा है कि किसके पास पावर है वर्क कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का वहाँ पर जहाँ पर 100 से ज़्यादा वर्कमैन है। ठीक है, पहले गलत पढ़ लिया था दोस्तों। किसके पास पावर है जहाँ पर 100 से ज़्यादा वर्कमैन हैं, वहाँ पर वर्क कमेटी इस्टेब्लिश करने के लिए किसके पास पावर है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो वर्क कमेटी बना सकती है 100 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली संस्थान में, या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 100 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली संस्थान में वर्क कमेटी बना सकती है, या हाई कोर्ट के पास पावर है, या बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन के पास ये पावर है। 20 सेकेंड है आप सभी के पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आपको देंगे दोस्तों। एवरीवन बी क्विक टू आंसर।
That's great. I hope it was sufficient time to answer the question, guys. So here we are with the correct answer. The correct answer is none other than option number A. हम सभी को पता है भाई कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हमने जितने भी लॉस पढ़े हैं उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दी गई है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है? उस एक्ट के लिए जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या जो भी बॉडी हो, जो बॉडी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाई गई है वही बॉडी जो है यहाँ पर पावर में होती है। तो जनरली जब भी एक्ट की बात आएगी तो पावर में हमेशा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज के टेस्ट ख़त्म होते हैं। आप अपने रिव्यू ज़रूर हमें दें कि आपको ये टेस्ट कैसा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ठीक है। और उन सभी बच्चों से जो कि नए हैं, मैं सभी से बोलूँगा कि आप इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर देखें। साथ ही जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो लिंक पर जाकर आज व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं ताकि आपकी प्रॉब्लम शांत हो जाए। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू वेरी मच।